दिया जा सके। ठीक। दूसरा, मारवाड़। मारवाड़ तो काफी समय से, औरंगजेब के समय से शुरुआत ही वहीं से हुई थी। राजा जसवंत सिंह की जब मृत्यु हुई तो उसी समय से दुर्गादास के नेतृत्व में मारवाड़ के राठौरों ने औरंगजेब के सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर दिया, और वह विद्रोह औरंगजेब की मृत्यु तक चलता रहा। यहां तक कि मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को बहादुर शाह प्रथम ने राजा तो स्वीकार कर लिया, लेकिन वहां पर भी उन्होंने ढुलमुल रवैया अपनाया। लेकिन यहां पर इन्होंने अजीत सिंह को महाराजा की पदवी दी। यानी राजपूतों में तो वंश कछवाहा, आमेर के कछवाहा राजपूत, और मारवाड़ के राठौरों के साथ जहांदार शाह के समय जुल्फिकार खां ने मित्रवत संधि की, ताकि राजपूतों की विद्रोह की प्रवृत्ति को रोककर उनको मुगलों के साथ पुनः एक मित्रवत संधि के तहत जोड़ा जा सके। ठीक है। जुल्फिकार खां के कारण जहांदार शाह को इन सब चीजों से बहुत ज्यादा मतलब नहीं था। ठीक। नेक्स्ट, बंदा बहादुर। बंदा बहादुर के साथ दमन की नीति का सहारा जहांदार शाह के समय भी लिया गया, लेकिन समस्या क्या थी? जुल्फिकार खां ने मुगल अर्थव्यवस्था या राजस्व नीति सुधारने का प्रयास तो किया, लेकिन इस अर्थनीति, राजस्व नीति को सुधारने के क्रम में इन्होंने राजस्व वसूली में एक इजारा व्यवस्था का प्रारंभ किया, और इस इजारा व्यवस्था में राजस्व वसूली किसानों का शोषण था। अर्थात हुआ क्या कि इस व्यवस्था में मुगल अर्थव्यवस्था तो सुधर जाती, लेकिन किसानों का शोषण बढ़ जाता है। और अगर किसानों का शोषण बढ़ता तो उत्पादन के संसाधन बहुत ज्यादा बढ़ा दिए जाए, लेकिन यदि राजस्व की मात्रा बहुत ज्यादा होगी तो किसान अपने खेतों पर उत्पादन की मात्रा को बहुत ज्यादा बढ़ाने का प्रयास नहीं करेंगे। और अगर उत्पादन की मात्रा को बहुत ज्यादा बढ़ाने का प्रयास नहीं किया जाएगा तो फिर राजस्व की वसूली में भी वृद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि जितना उत्पादन उतने उत्पादन पर ही तो राजस्व लिया जाएगा कि उससे ज्यादा लिया जाएगा। तो यहां पर एक समस्या आई। दूसरा, दरबारी गुटबंदी का यहीं से प्रारंभ होता है, और इसी में ईरानी, तुरानी, भारतीय मुसलमान, तुर्क मुसलमान, ये सारे आते हैं। और इस गुटबंदी का ही परिणाम था कि इसी के पश्चात शासक निर्माता कौन? सैयद बंधुओं का मुगलिया इतिहास के पटल पर उदय होता है, जिन्हें शासक निर्माता की पदवी दी गई। ठीक। नेक्स्ट, इनके समय में प्रशासनिक दायित्व जुल्फिकार खां के एक विश्वासपात्र व्यक्ति, जुल्फिकार खां के विश्वासपात्र सुभग चंद्र के हाथों में दिया गया। यानी प्रशासनिक व्यवस्था सुभग चंद्र के हाथों में। सुभग चंद्र एक हिंदू अमीर था, सर्वोच्च पद तो हुआ, अर्थात ये हम कह सकते हैं
कि जहांदार शाह के समय जुल्फिकार खां के वजीरत्व में हिंदुओं को भी महत्वपूर्ण पद प्रदान किए गए, अर्थात योग्यता के अनुसार पदों का वितरण किया गया। नेक्स्ट, जहांदार शाह लाल कुंवर जो वैश्या थे उसके ऊपर इतना ज्यादा आसक्त थे कि लाल कुंवर के ही कारण इनकी हत्या भी होती है। और जब शासक अपने राजधर्म जो है उस नियम से हट जाए तो उसके खिलाफ विद्रोही भी उठ खड़े होते हैं और स्थिति यह हो जाती है कि शासक के खिलाफ आवाज भी उठने लगती है और अंततः शासक की हत्या भी होती है। कहते हैं जहांदार शाह के अंतिम समय में इन्होंने षड्यंत्र करना चाहा होगा और इनकी हत्या। ठीक, समस्या क्या थी? इनकी मृत्यु के पश्चात गद्दी पर कौन बैठे? फिर से उत्तराधिकार। गुटबंदी हो ही गई थी तो दरबार के अमीर जो हो वो किसी न किसी का पक्ष तो लेंगे ही लेंगे और अंततः इसी समय इन सैयद बंधुओं का उत्थान होता है। सैयद बंधुओं ने एक राजकुमार यानी शहजादे फर्रुख सियर इसका पक्ष लिया और फर्रुख सियर ही गद्दी पर। ठीक, तो नेक्स्ट शासक फर्रुख सियर। टाइम पीरियड इनका 1713 से 1719। ठीक, गद्दी पर जो बैठे उसमें योगदान था सैयद बंधुओं का। ठीक, अब इन सैयद बंधुओं में दो व्यक्ति, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। ये दो भाई, अब्दुल्ला खां को वजीर का पद दिया गया और हुसैन अली को मीर बख्शी बनाया गया। ठीक, यानी अब्दुल्ला खां का प्रभाव अर्थव्यवस्था पर और हुसैन अली का प्रभाव सैन्य व्यवस्था पर, अर्थात साम्राज्य के दो स्तंभ जो होते हैं वो दोनों स्तंभों पर दोनों भाइयों की नियुक्ति हो गई। और समस्या ये थी कि यदि ये दो भाई महत्वपूर्ण पदों पर आ गए तो स्वाभाविक था कि ये दोनों ने अपने विश्वास पात्र लोगों को साम्राज्य में महत्वपूर्ण पद प्रदान किए होंगे। तो अगर महत्वपूर्ण पदों पर सैयद बंधुओं के विश्वास पात्र लोग ही बैठ जाएं, तो ऐसे लोग जो इनके विश्वास पात्र ना हो, क्या ये महत्वपूर्ण पदों पर रहते? कभी नहीं। इनको महत्वपूर्ण पदों पर जो थे, जो नहीं थे, उन्हें बैठने नहीं दिया गया। और अगर बैठने नहीं दिया जाएगा तो वो सभी व्यक्ति इनके खिलाफ होंगे और कोशिश करेंगे कि षड्यंत्र करके, कि शक्ति में तो ज्यादा है, षड्यंत्र के द्वारा इनको हटाया जा सकता है, षड्यंत्र करके इन भाइयों का दमन किया जाए। ठीक, चुटकी हो सकता था। फर्रुख सियर के समय षड्यंत्र किया गया, उस षड्यंत्र की जानकारी इनको मिल गई, इन्होंने मराठों से संधि कर ली और फर्रुख सियर को सत्ता से हटाकर अंधा करके मार दिया। ठीक, उसके बाद इन्होंने रफीउद्दर्जात को बैठाया, लेकिन सबसे कम शासनकाल उसका। रफीउद्दर्जात
भी टीबी से मर गए। फिर उसके बाद रफीउद्दौला को बैठाया गया, वो पेचिश से मर गए। उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला है। मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में यह षड्यंत्र सफल हुआ और सैयद बंधुओं को हटाया जा सका। तो एक परंपराएं थी। अब हम लोग कार्य देखते हैं कि फर्रुख सियर के समय में कार्य क्या हुए। पहला, जोधपुर के शासक वंश कौन सा रहा होगा? सिसोदिया। यह पहली बार हुआ जब जोधपुर के शासकों ने मुगल सल्तनत साम्राज्य के या मुगल परिवार के साथ वैवाहिक रिश्ता स्थापित किया। जोधपुर के शासक अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह फर्रुख सियर के साथ किया। पहला उल्लेख, ठीक। दूसरा, फर्रुख सियर ने जजिया को पूर्णतः समाप्त कर दिया। उसने कुछ क्षेत्रों से खत्म किया था। फर्रुख सियर ने क्या किया है कि एक फरमान ही जारी कर दिया कि उसके साम्राज्य में कहीं पर भी जजिया कर वसूला नहीं जाएगा। लेकिन क्यों शासक के फरमान, कमजोर शासकों के फरमान बहुत ज्यादा औचित्यपूर्ण नहीं होते या स्वीकार सबके द्वारा नहीं किए जाते, इसलिए जजिया कुछ जगहों पर अमीरों के द्वारा वसूले जाते रहे। नेक्स्ट, तीर्थ यात्रा का कुछ जगहों पर इसने समाप्त घोषित किया, यानी तीर्थ यात्रा कर भी कुछ जगहों पर समाप्त घोषित किया गया। नेक्स्ट, यहीं से राजपूतों को महत्वपूर्ण पद पुनः प्रदान किए गए। बहादुर शाह प्रथम के समय राजपूतों को जो भी महत्वपूर्ण पद दिए गए थे वो छीन लिए गए, लेकिन यहां पर पुनः राजपूतों को महत्वपूर्ण पद प्रदान किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां राजपूतों का सहयोग अनिवार्य था। राजपूतों का यदि सहयोग प्राप्त कर लिया जाता तो स्वाभाविक था कि राजपूत मुगल सल्तनत को या मुगल साम्राज्य को एक स्थिरता प्रदान कर सकते थे, दरबारी गुटबंदी को समाप्त कर सकते थे। लेकिन समस्या ये थी कि इस समय तक राजपूतों में भी बहुत ज्यादा योग्य, अकबर के समय जो योग्यता थी राजपूतों में वो चीज नहीं रह गई थी, और मुगल शासक भी उतने योग्य नहीं थे कि राजपूतों को वो सही से हैंडल कर सके। ये समस्या थी। लेकिन राजपूतों को पुनः प्रशासन में लिया गया और इनको मिलाया गया। 1716 में बंदा बहादुर, जो अब तक छापामार युद्ध प्रणाली के द्वारा मुगल साम्राज्य पर लगातार हमले कर रहा था, बहादुर शाह प्रथम जहांदार शाह के समय उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो गई। जो युद्ध हुए भी उसमें भी कुछ क्षति उसको हुई, कुछ क्षति मुगलों को हुई, लेकिन वो बंदी नहीं बनाया जा सका। फर्रुख सियर के समय जब राजपूतों को महत्वपूर्ण पद देकर उनको अपने साथ मिला दिया गया, बुंदेलखंड के बंगस पठानों को अपने साथ मिला लिया गया, तब स्थिति हुई कि बंदा बहादुर को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली में इसे फांसी दे दी गई। दिल्ली में शीश महल गुरुद्वारा बंदा बहादुर के ही स्मृति में। नेक्स्ट, 1717, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता। 1717 में फर्रुख सियर ने अंग्रेजों को व्यापारिक लाभ पहुंचाने के लिए एक फरमान दिया, जारी किया, जिसे अंग्रेजों ने ब्रिटिश कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा।
इस फरमान में क्या था कि फर्रुखसियर ने यह कहा 3000 पैगोडा पुर्तगाली स्वर्ण मुद्रा होती थी, इसने कहा 3000 पैगोडा वार्षिक देकर अंग्रेज संपूर्ण साम्राज्य में व्यापार कर सकते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की अन्य चुंगी देने की आवश्यकता नहीं होगी, ना तो उनसे अन्य किसी भी प्रकार की कोई चुंगी वसूली जाएगी। समस्या ये थी, इतना बड़ा निर्णय कैसे? मात्र 3000 पैगोडा, जबकि चुंगी इससे ज्यादा मिल सकती थी। दूसरी तरफ मुगल अर्थव्यवस्था इतनी खराब, और ऐसे में आप जो आर्थिक हित हो सकते थे, आर्थिक लाभ मिल सकता था, उन आर्थिक लाभ को छोड़कर इतना बड़ा फरमान जारी कर देना, ये बेवकूफी वाली थोड़ी सी बात थी। लेकिन रीजन क्या था? मुगल शासक थे, थोड़े से एहसान के बदले में बड़ा एहसान करना इनकी इच्छा रहती थी। इनकी एक राजकुमारी, कहीं कहीं राजकुमारी है, कहीं कहीं इनकी एक पत्नी है, छोटी हुआ, ठीक है, वो बीमार थी। अंग्रेजों का एक दल आया था जिसमें एक डॉक्टर भी थे। हकीम हुक्कामों ने काफी ज्यादा दवा इत्यादि की, लेकिन ठीक नहीं कर पाए, और अंततः जो अंग्रेजी प्रतिनिधिमंडल में डॉक्टर आया था उसने इसे ठीक कर दिया। उसी एहसान के बदले में फर्रुखसियर ने ब्रिटिश कंपनी को ये फरमान दिया, जिसे ब्रिटिश कंपनी का मैग्ना कार्टा कहते हैं। नेक्स्ट आता नेक्स्ट, साहू के साथ समझौता कर लिया। छत्रपति साहूजी महाराज, इनके साथ उन्होंने समझौता किया, और इस समझौते में किया क्या? इसमें यह कहा गया कि दक्कन के जो 6 प्रांत हैं, यानी मराठों से समझौता हो रहा है, यह हुआ 1719 में। 6 प्रांत हैं, इन सभी प्रांतों से मराठे, चौथ और स्वदेशमुखी ये 2 टैक्स जो मराठों के थे, इन्हें वसूल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस दक्षिण के प्रांतों से मुगल साम्राज्य को सिवाय नुकसान के कोई लाभ नहीं हो रहा था, क्योंकि जब नियंत्रण ही नहीं है, मराठे ऑलरेडी वहां छापामार प्रणाली या ऐसे ही ज्यादा सशक्त हैं, वो छापामार प्रणाली के माध्यम से वहां से पहले ही राजस्व वसूल कर ले रहे हैं, तो क्या जबरदस्ती गलत बात क्या खेल लेते आप? तो जब इन्होंने देखा तो मराठों से संधि की और कहा ठीक है तुम भी वसूलो, कम से कम वहां मैं जो सैनिक व्यय कर रहा हूं वो तो नहीं करना पड़ेगा। तो यहां पर मजबूरी में मराठों के साथ एक संधि की। 1719 में सैयद हुसैन अली खां, मीरबख्शी, सैयद हुसैन अली खां ने मराठों से संधि कर ली। संधि क्यों? ये भी परिणाम इसी संधि का। मराठों से संधि मीरबख्शी कर रहे हैं ताकि मराठों का सहयोग मीरबख्शी को प्राप्त हो। कारण यह था कि फर्रुखसियर इस समय तक सैयद बंधुओं के नियंत्रण से मुक्त होने का प्रयास कर रहे थे, और एक षड्यंत्र दरबार में किया गया था
ये उस षड्यंत्र के माध्यम से ये चाहते कि सैयद बंधुओं की दरबार में ही हत्या हो जाए, लेकिन इस षड्यंत्र की जानकारी इसको पता चलती। और जब सैयद बंधुओं को उस षड्यंत्र की जानकारी पता चलती है तो उन्होंने अपनी स्थिति मजबूत की और अंततः फर्रुखसियर को अंधा कर दिया गया, अंधा करके कैद खाने में डाला गया और 10 दिन पश्चात इसकी हत्या कर दी गई। ठीक, अब अगर फर्रुखसियर की हत्या की गई सैयद बंधुओं के द्वारा, तो यानी अभी भी मुगलिया साम्राज्य में सबसे ज्यादा मजबूत गुट सैयद बंधुओं का था। जो पद सैयद बंधुओं को अब तक मिला हुआ था फर्रुखसियर के समय में, आगे भी जो शासक बनेगा वो एक कठपुतली शासक ही होगा, सैयद बंधुओं के हाथ की कठपुतली, और वह सैयद बंधुओं के नियंत्रण में रहेगा। शासन की संपूर्ण सत्ता सैयद बंधुओं के हाथों में। और इन सैयद बंधुओं में अगला शासक जो बनाया वो बनाया रफी-उद-दर्जात। टाइम पीरियड था 28 फरवरी 1919 से 4 जून 1919। मुगल साम्राज्य का सबसे कम समय तक शासन करने वाला शासक। पूछा गया है मुगल साम्राज्य का सबसे कम समय तक शासन करने वाला शासक कौन? रफी-उद-दर्जात, जिसका टाइम पीरियड 28 फरवरी 1919 से 4 जून 1919। ठीक है, ये 3 माह 4-5 दिन के टाइम पीरियड। इनके समय में समस्या क्या? एक तो सबसे कम, और दूसरा यह इकलौता शासक है जिसकी मृत्यु टीबी रोग से हुई थी, अर्थात जो अभी हम लोग टीबी उन्मूलन की बात कर रहे हैं उससे इसकी मृत्यु हुई। चूंकि इनकी मृत्यु टीबी से एक स्वाभाविक मृत्यु थी, तो रफी-उद-दर्जात के बाद सैयद बंधुओं ने एक नया शासक बनाया जिसका नाम था रफी-उद-दौला। रफी-उद-दौला 6 जून 1919 से सितंबर 17, 1919 17 सितंबर 1919। कुछ चीज देखिए। दूसरी चीज, इसने एक उपाधि ली जिसे पूछा गया है शाहजहां द्वितीय सेकंड की उपाधि। शाहजहां द्वितीय की उपाधि, शाहजहां द्वितीय उपाधि शाहजहां द्वितीय की किसने लिया? रफी-उद-दौला, जिसका शासनकाल कुछ महीने और मुगल साम्राज्य में दूसरा सबसे कम शासनकाल। सबसे ज्यादा शासनकाल मुगल साम्राज्य में, सबसे ज्यादा शासनकाल औरंगजेब का पहला, दूसरे नंबर पर अकबर, दोनों 49 साल महीने की बात उसी में फर्स्ट सेकंड हो गए। ठीक, इसकी मृत्यु 35 से हुई। पेचिस रोग से, उसमें कुछ जड़ी बूटी की दवाओं में यूज की जाती थी,
लेकिन इस पर असर नहीं हुआ। कारण था, बंदा अफीम का बहुत बड़ा आदी था। कहते हैं इतना बड़ा अफीमची था कि हर समय इसे अफीम की आवश्यकता होती थी और एकदम नशे की हालत में ही रहता था। इसी के समय जोधपुर के राजा कौन थे? राजा अजीत सिंह। इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह फर्रुखसियर से किया था। चूंकि फर्रुखसियर की मृत्यु हो गई तो इनकी जो पुत्री थी जिसका विवाह इन्होंने किया था वो क्या हो गई? विडो। तो इसके समय में राजा अजीत सिंह ने अपनी पुत्री को मुगल हरम से वापस राजपुताने लेकर चले गए, जहां पर इनकी पुत्री ने पुनः हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। यह पहली घटना है संपूर्ण मुगल इतिहास में किसी राजपुताने की विवाहित स्त्री विडो होने के बाद पुनः अपने पिता के घर जाए। पहली घटना है और इकलौती घटना है, इसके अलावा और ये घटना ऐसी घटना नहीं हुई। नेक्स्ट, इसकी मृत्यु के बाद जो शासक हुआ वो हुए मुहम्मद शाह।